नमस्कार और लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज महिला आरक्षण और परसीमन पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हो सकती है तीखी बहस। लखनऊ अग्निकांड में पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता। सीएम ने कहा कम्युनिटी सेंटर में ठहरने की व्यवस्था करे प्रशासन। नासिक टीसीएस धर्मांतरण यौन शोषण केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कंपनी ने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा। अब तक 7 गिरफ्तार। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन नियुक्ति पर दिल्ली में मंथन। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जारी होगी सूची। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और आकाशा के विमान टकराए। पार्किंग एरिया में हादसा, दोनों प्लेन को नुकसान, यात्री सुरक्षित। एमपी राजस्थान के 10 शहरों में तापमान 42 सेल्सियस के पार। छत्तीसगढ़ में हाई हीट वेव, 11 दिन पहले स्कूलों में गर्मी छुट्टी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल तक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब चलते सीधे खबरों के विस्तार में। खबर चंडीगढ़ से। पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर छापा। लुधियाना में सुबह सुबह पहुंची टीम। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती। मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों का मामला। कई ठिकानों पर एक साथ रेड। पंजाब की राजनीति में मचा हड़कंप। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती। मनी लॉन्ड्रिंग और जमीनी सौदों का मामला। कई ठिकानों पर एक साथ रेड। पंजाब की राजनीति में मचा हड़कंप। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापा। लुधियाना में सुबह सुबह पहुंची टीम। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और जमीनी सौदों का मामला। कई ठिकानों पर एक साथ रेड। पंजाब की राजनीति मचा हड़कंप। पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापा। बड़ी खबर लखनऊ से। खनन विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। सोनभद्र खदान संचालन में अनियमितता का मामला। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई। सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सोनभद्र खदान संचालन में अनियमितता का मामला पाया गया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई। 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सोनभद्र खदान संचालन में अनियमितता का पूरा मामला। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई। सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खनन विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। सोनभद्र खदान संचालन में अनियमितता का पूरा मामला। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई। 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। सोनभद्र खदान संचालन में अनियमितता का मामला। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में शामिल।
खनन विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी जन शिकायतें। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख। प्राथमिकता से कार्रवाई के आदेश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी का गोरखपुर दौरा आज। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी जन शिकायतें। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी जन शिकायतें। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दर्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने सुनी जन शिकायतें। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दर्शन। अयोध्या 29 अप्रैल को सीएम योगी का अयोध्या दौरा। राम मंदिर के परकोट में शिव मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर में बने 3 मंदिरों में नहीं हुआ है ध्वजारोहण। मां दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा करेंगी ध्वजारोहण। शेषावतार मंदिर में केशव मौर्य करेंगे ध्वजारोहण। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मां दुर्गा मंदिर में साध्वी करेंगी ध्वजारोहण। राम मंदिर के परकोटा में शिव मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर में बने 3 मंदिरों में नहीं हुआ है ध्वजारोहण। मां दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा करेंगी ध्वजारोहण। शेषावतार मंदिर में केशव मौर्य करेंगे ध्वजारोहण। अयोध्या 29 अप्रैल को सीएम योगी का दौरा। राम मंदिर के परकोटा में शिव मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर में बने 3 मंदिरों में नहीं हुआ है ध्वजारोहण। मां दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा करेंगी ध्वजारोहण। राम मंदिर के परकोटा में शिव मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। रायबरेली से बड़ी खबर। करणी सेना प्रवक्ता को पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के करणी सेना प्रवक्ता को पुलिस ने किया अरेस्ट। देर रात घर से सचिन तिवारी को पुलिस ने किया अरेस्ट। जगतपुर थाना पुलिस ने सचिन तिवारी को किया गिरफ्तार। जगतपुरा थाना पुलिस ने सचिन तिवारी को किया गिरफ्तार। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करणी सेना के प्रवक्ता को पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के करणी सेना प्रवक्ता को पुलिस ने किया अरेस्ट। देर रात घर से सचिन तिवारी को पुलिस ने किया अरेस्ट। खबर रायबरेली से है। फास्ट फूड की दुकान पर जमकर हुई मारपीट। युवक ने दुकान में बैठी 2 युवतियों पर किया हमला। बाइक सवार युवक ने 2 युवतियों पर किया हमला। युवतियों की पिटाई के बाद दुकान में की गई तोड़फोड़। दुकानदार के विरोध करने पर बाइक छोड़ फरार हुआ युवक। थोड़ी देर बाद आरोपी का भाई कार लेकर पहुंचा दुकान। घायल युवतियों को जबरन कार में बैठाकर ले गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर का भाई बताया जा रहा। आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर की पूरी घटना। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल युवतियों को जबरन कार में बैठाकर ले गया आरोपी।
निजी अस्पताल के डॉक्टर का भाई बताया जा रहा है आरोपी। शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर की घटना। आगरा पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद, भीमनगरी में सरकार पर बोला हमला। लखीमपुर खीरी विवाद पर प्रशासन को घेरा, पुलिस कार्रवाई को बताया निंदनीय। महिला और बुजुर्गों पर अत्याचार का लगाया आरोप, अम्बेडकर मूर्तियों के संरक्षण पर भी उठाए सवाल। नोएडा मजदूर आंदोलन पर सरकार को घेरा, हजारों मजदूरों की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। लखनऊ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग, जाति आधार पर कार्रवाई पर आंदोलन की चेतावनी। आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा पहुंचे सांसद चंद्रशेखर रावण ने सरकार को घेरा। नोएडा मजदूर आंदोलन पर सरकार को घेरा, हजारों मजदूरों की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। नोएडा मजदूर आंदोलन पर सरकार को घेरा, हजारों मजदूरों की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हम लोग आगरा में भीमनगरी का जो उत्सव है, जो भीमनगरी महोत्सव होता है, पिछले लंबे समय से हो रहा है, उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी केंद्रीय कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी को कि उन्होंने आज अपने कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। हमें हमारी पार्टी, हमारे संगठन को सम्मान दिया है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे। और ये बड़ा गौरव का पल है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन सपनों, संकल्पों, विचारों को, संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए इस देश को संविधान देके गए। नोएडा की घटना के बाद अमरोहा जनपद के गजरोला औद्योगिक क्षेत्र में संभावित मजदूर आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। ठेकेदारों के शोषण और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 17 अप्रैल शुक्रवार को मजदूरों द्वारा प्रदर्शन या मार्च की आशंका के चलते पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया। गजरोला की प्रमुख फैक्ट्रियों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी गजरोला में डेरा डाले हुए हैं और पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा कांड के बाद गजरोला औद्योगिक नगरी में हाई अलर्ट पर है पुलिस। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। हर व्यक्ति आने जाने वाले पर निगरानी बनाए हुए है पुलिस। हर एक नोएडा कांड के बाद गजरोला औद्योगिक नगरी में पुलिस बल तैनात है। सभी फैक्ट्रियों के बाहर कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीरब चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीरब, सवाल, हाँ लाइव जुड़े हैं। सीरब, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। नोएडा के बाद अब गजरोला में जो है फैक्ट्रियों के बाहर पुलिस बल तैनात है, क्या तैयारी है पुलिस की और कैसा माहौल है इस समय? ये बिल्कुल बता दें, नोएडा आगजनी के बाद में जो प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, जिसमें जो जैसे हिंसा का रूप देखने को मिला था, अब जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए अमरोहा प्रशासन अलर्ट है पूरी तरह से। और अमरोहा के आला अधिकारी वो सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं लगातार। जो है फैक्ट्रियों के बाहर प्रशासन सतर्क है पूरी तरह से, कि जिससे कि कोई आज, चूंकि आज 17 अप्रैल का और शुक्रवार का दिन एक ऐसी पुलिस को सूचना मिल रही थी कि आज जो फैक्ट्री में श्रमिक हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए या आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। उसी के मद्देनजर रखते हुए अमरोहा प्रशासन अलर्ट पर है। और जो अमरोहा एसपी हैं लखन सिंह यादव, उनके नेतृत्व में तमाम टीमें वो गजरोला औद्योगिक नगरी में अलग अलग स्थानों पर अलग फैक्ट्रियों के बाहर नजर आ रही हैं, जिसमें तस्वीरों में आपको देख सकते हैं
कि सीओ पंकज कुमार हसनपुर और इसके अलावा तमाम जो इंस्पेक्टर हैं और वो पुलिस बल के साथ में जो है लगातार पैदल मार्च भी करते हैं, जिससे कि साफ जाहिर है उन्हें जो शंका थी कि कहीं आज कहीं प्रदर्शन न हो, क्योंकि पूरे जनपद अमरोहा में औद्योगिक नगरी गजरोला क्षेत्र को माना जाता है। वहां पे तमाम फैक्ट्री हैं, सभी फैक्ट्रियों के बाहर पुलिस बल अलर्ट है और अमरोहा प्रशासन को पूरा आश्वस्त कर रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत रहेगी पुलिस अमरोहा की यहाँ कोई किसी तरह की ऐसी अनहोनी या फिर कोई आगजनी की घटना या फिर यहाँ प्रदर्शन का मामला सामने ना आए, जिससे कि माहौल ना बिगड़े, क्योंकि प्रदेश में नोएडा के बाद में अब अमरोहा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर। जी सीरप चौधरी, मजदूरों का क्या मानना है? मजदूर क्या कहते नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, इस मामले को लेकर मजदूरों का यही कहना है, जो श्रमिक हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनका यही कहना है। ठेकेदार उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं, ठेकेदार के अंडर में नौकरी करने के बाद में ठेकेदार उनसे जो शोषण हो रहा है उस शोषण से वो बाहर आना चाहते हैं। और जो ठेकेदारों का शोषण इस तरह का रहता है कि वो फैक्ट्रियों से कुछ और मजदूरी लेते हैं, लेकिन जो मजदूर हैं उन पर वो मजदूरी नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते तमाम गैस, पेट्रोल, डीजल और तमाम चीजों पर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन श्रमिकों का, मजदूरों का यही कहना है, जो फैक्ट्री के मजदूर हैं, कि आखिर सब चीजों पर अगर महंगाई आई है तो हमारी जो मजदूरी है उस पर महंगाई क्यों नहीं आ रही है, जिससे कि हमारा जो परिवार है वो कैसे चल पाएगा। अगर आज हम ईंधन या डीजल या पेट्रोल या कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में मिलती है, चाहे वो रसोई का सामान हो, राशन से संबंधित हो, कोई भी ऐसा सामान है, सब पे अगर रेट बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी जो सीरप चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए हालातों पर। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है, नोएडा कांड के बाद गजरोला औद्योगिक नगरी में हाई अलर्ट है। सीधे लेकर चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज उसको दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं,
और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है, लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उस पर प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरिवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा, कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी यहां कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है। हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से
एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सदन के बाहर जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। हमारा देश युवा देश है और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में बिताना पसंद किया है। युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता बने, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम निरंतर चलता रहे, ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहता है। वे मीडिया के नजरों में बहुत ज्यादा रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से अपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। इसी विषय वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधे चलते हैं राज्यसभा, जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मैंने सुना है कि 1994 में हरिवंश जी पहली बार विदेश यात्रा की और वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो अपने तय कार्यक्रमों के अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह से कहा कि मैं जरूर, ये विकसित देश है तो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज को देखना समझना चाहता हूं, वहां की ऐसी कौन सी शिक्षा और कल्चर है जिसके कारण ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने काफी समय अपने निर्धारित कार्यक्रमों के सिवाय पहली अमेरिका की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बिताया, उसका अध्ययन करने का काम किया। यानी ये जो ललक थी उनके मन में कि अगर एक विकसित देश की यूनिवर्सिटी से जो निकलता है तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हो ताकि विकसित भारत का सपना वहीं से रेखांकित किया जा सके। आदरणीय सभापति जी, एमपीज को एमपी लेड फंड के संबंध में तो काफी चर्चा रहती है और एक बड़ा पसंदगी का विषय भी रहता है एमपीज में, और कभी कभी तो ये भी संघर्ष रहता है कि एमपी लेड फंड इतना है और वहां उधर एमएलए फंड ज्यादा है, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन एमपी फंड का उपयोग कैसे हो, एमपी लेड जो फंड की बातें, उसमें हरिवंश के विचारों को मैंने स्वयं भी सुना है, मैं प्रभावित हूं इससे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रही है, शायद हम उनकी अपेक्षा के अनुसार उसको कर नहीं पाए हैं, क्योंकि सबको ऐसे विषय में साथ लेना जरा कठिन होता है। लेकिन उन्होंने खुद के उस जिम्मेवारी को कैसे निभाया है, मैं समझता हूं वो भी हम लोगों ने, उन्होंने ये एम्पलेट फंड था जो अपने जो विचार हैं उसको विचार को ही नीचे धरातल पर उतारने के लिए उपयोग किया। शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी
ये उसके सारे केंद्र में रहा। एमपीलेट फंड उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए एक एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित किए और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहने वाला है। और उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड समस्या के समाधान को केंद्र में रखा। जैसे लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए एमपीलेट फंड का उपयोग किया। तो उस काम को वो लगातार वहां हो रहा है। एक और उन्होंने काम लिया, जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भयावह भूकंप की घटनाएं घटती रहती है। नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आ जाए तो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपीलेट फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है। यानी वो स्टडी का काम करना, रिसर्च करना, उस पर लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, जयप्रकाश जी का गांव सिताब दियारा, हरिवंश जी वहीं है और वहां गंगा और घाघरा दो नदी के बीच में एक गांव है। तो हमेशा ही जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है, वो गांव परेशान रहता है और नदी धारा भी बदलती रहती है, तो विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपीलेट फंड से इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। पटना के ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था में वो बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपीलेट फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जुड़ा रहता है। वो लगातार वहां के सुख दुख के साथी बन करके वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं, उसका जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का अवसर आया और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंशों को कहता हम ऐसा करें तो कैसा होगा। 2 दिन में वो बराबर परफेक्ट उसके लेके आते थे। कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को, और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति, हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी कैसे मददरूप होना, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक उनके ट्रेनिंग के लिए काम किया जाना, उसके लिए भी काफी समय दिया और उन्होंने लगातार उनके लिए समय दिखाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी उन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की छाप छोड़ने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का ये दूसरा क्वार्टर ये सदन को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है।
देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ, और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहां के भी है, और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, now I call upon leaders of parties to offer felicitations to the Honorable Deputy Chairman. I request that all speeches be kept brief and completed within 3 minutes each, please. Shriman Derrick O'Brien ji, Shriman Sanjay Singh ji, Shriman Trichy Shivaji. Thank you, Mr. Chairman, sir. I, on behalf of the DMK party, wholeheartedly congratulate Dr. Harivansh Singh ji. Let him go. I'll continue later. Who has been elected. अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। हरदोई से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 8 छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से नकदी, कार, अवैध शस्त्र बरामद। चोरों के पास से पुलिस ने 49,000 रुपये किए बरामद। ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। पकड़े गए चोर फर्रुखाबाद कासगंज के हैं निवासी। हरदोई की अरवल कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। आज दिनांक 17/4/2026 को प्रातः लगभग 4 बजे थाना अरवल पुलिस को थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से कॉपर व तेल चुराने वाले गिरोह की मौजूदगी की जानकारी हुई कि यह गिरोह कोई घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान हरपालपुर से चौसार रोड पर थाना अरवल पुलिस की ट्रांसफार्मर से चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इस गिरोह के 2 सदस्य हैं, गजेंद्र पुत्र इनाम सिंह निवासी नगला कटी थाना पटियाली जनपद कासगंज के बाएं पैर में व सत्येंद्र पुत्र लाखन सिंह निवासी ऊनरपुर थाना मीरापुर जिला फर्रुखाबाद के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। तथा इनके साथी परवेश यादव, अनूप कुमार यादव, सुरेंद्र यादव जो कि जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, रोहित यादव, मुनेंद्र यादव व अजय यादव जो कि ग्राम अजीतपुर थाना हरपालपुर जिला हरदोई के रहने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में चलती कार बनी आग का गोला। कार धूं कर पूरी तरह जलकर हुई खाक। पुलिस ने चालक को सुरक्षित निकाला बाहर। पुलिस टीम ने कार सवार की बचाई जान। खुर्जा से मेरठ जा रहा था कार सवार। रिजवान इलेक्ट्रिक फॉल्ट माना जा रहा है हाईवे पर। दौड़ती कार बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर कार में लगी आग। गुलाबठी कोतवाली क्षेत्र में मिठ्ठेपुर चौकी की घटना। बुलंदशहर से बड़ी खबर, मेरठ हाईवे पर कार में लगी आग। बांदा पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। पत्नी की हत्या करने के बाद पति मौके से फरार। बबेरू कोतवाली क्षेत्र की बगेहटा गांव की घटना।
थाना बबेरू चौकी मुरवल क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आपसी विवाद के चलते धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिससे गंभीर चोट आने की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया एवं पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी बाधा भेजा गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त की तलाश की जा रही है। थाना स्तर से विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी कर उसे न्याय की परीक्षा में भेजा जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में लॉ स्टूडेंट छात्रा से कार में रेप। युवक ने छात्रा को अगवा कर कार में किया रेप। नशीली नारियल का पानी पिलाकर रेप का आरोप। शिकारपुर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने कहा दोनों पूर्व परिचित थे। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने कहा दोनों पूर्व परिचित थे। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज की गई एफआईआर। शिकारपुर पर एक युवती और उसके परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें एक युवक के द्वारा युवती को नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने की बात बताई जा रही है। इसमें थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रथम दृष्टिया जांच में पाया गया है कि युवक और युवती एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसमें जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। न सड़क, न बिजली, न ही अस्पताल, ये कैसा विकास। खबर सुकमा से है, जहां मोरपल्ली के ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय आने जाने के लिए रास्ता नलों से बंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है तो ग्रामीण बरसात में अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं। गांव में देसी दवाइयों से ठीक किया जाता है। यह सभी समस्या को लेकर कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया गया था। कलेक्टर ने कहा भी था ग्रामीणों के लिए सड़क बहुत जल्द ही बनाना काम शुरू किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कलेक्टर तक बदल दिए गए, अभी तक लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ। में मौजूद है, मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्रामवासी पूरे मौजूद हैं, कम से कम 100-200 की संख्या में। कैमरा में दिखाएंगे पूरे ग्रामवासियों को। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सोडी नंदा है। सोडी नंदा। यस सर। सर इतने भीड़ भाड़ क्यों जमा हुए? सर यहाँ मतलब भीड़ भाड़ इसलिए जमा हुए, क्या ना हमारे गांव तक अभी तक रोड नहीं है। अभी तक रोड नहीं है। जी जी, हमको आने की चिंतन आना जाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसी के लिए हम लोग एकत्र हुए थे। जी, ये बात आप लोग कलेक्टर तक बताए कि नहीं बताए? सर हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए थे सर, आने के कलेक्टर को आने के हम लोग एप्लीकेशन तक का छोड़े थे। कितने बार गए थे कलेक्टर ऑफिस? हम लोग मिनिमम 3 बार गए थे। ये कब का बात है? कम से कम 3 महीना निकल गया, 3-4 महीना हो गया। पुराना कलेक्टर थे? जी जी जी। कलेक्टर चेंज हो गए लेकिन जी जी काम नहीं हो पाया। 3 बार आवेदन दिए। जी जी जी, आइए फिर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोडी मुक्ता है। सोडी मुक्ता जी, आप लोग कलेक्टर को आवेदन दिए लेकिन रोड नहीं बना? नहीं बना है सर। यहाँ लाइट है आप लोग के गांव पे? नहीं है सर। लाइट भी नहीं? जी, खंबा खड़ा किया है सर, गांव तक पहुंच ही गया है। खंबा खड़ा है लेकिन लाइट नहीं है? लाइट नहीं है सर। मतलब रोड का समस्या है और लाइट का। जी। और जानना चाहेंगे बरसात में आप लोग कैसे करते हो? सर बरसात का आना जाना मुश्किल से कोई जाते सर, कुछ ही लोग, यानी कि बोला जाए तो बारिश के समय बिल्कुल बंद हो जाता है। बारिश समय आना जाना बंद हो जाता है। जी जी। खाने पीने का मतलब बहुत परेशानी होता है। तो मेडिकल सुविधा क्या मिल पाता है आप लोग को? मेडिकल सुविधा के बारे में बोला जाए तो यानी कि हम लोग वैसी जड़ी बूटी जो मतलब जब यहाँ कुछ लोग जानते हैं, मतलब जिन लोग देते हैं उसी से हम लोग सलाह लेते हैं। मतलब डॉक्टर कोई पहुँच नहीं पाते? जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा यह समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कम से कम 100-200 की संख्या में खड़े हैं। ये बरसात में ना आ पाते ना जा पाते हैं। अगर तबीयत इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ये लोग जड़ी बूटी से काम चलाते हैं।
कैमरा सहयोगी के साथ मैं राजू तोले। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में स्थित गांव अवान की अनाज मंडी में उस समय सनसनी फैल गई जब अनाज बेचने को लेकर व्यापारियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मंडी में शेड के नीचे अनाज बेचने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान व्यापारी दलबीर सिंह की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रगट सिंह, जसपाल सिंह हनी और अन्य लोगों ने मिलकर दलबीर सिंह पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। थाना रामदास के अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद मंडी में तनाव का माहौल बना हुआ है। दलबीर सिंह सन ऑफ हरबंस सिंह पिंड अवान जो मेरे अति नज़दीकी रिश्तेदार ने ते रमदास उन्हों की आड़त है। लंबे समय तो वो आड़त का काम करते हैं ते अज उन्हों का साह प्रगट सिंह, जसपाल सिंह उहदा भरा ते सन्नी जिन्हों अज ही जिहड़ा इस हलके दे साबका मंत्री ते मौजूदा विधायक ने वो मंडी आए सन तो शायद अज ही जो परिवार वालों पता लगा है कि वो गल में सरोपा पा के गए सन तो उन्हें अज पहली लेनी अपने इस ताकत दे विच नशे दे विच आके सरदार दलबीर सिंह दा उहदे गल पाए ने। वाण पिंड चाड़ दुकानां ने दो धिरां दीयां, एक पार्टी दलबीर सिंह सन ऑफ हरबंस सिंह जिन्हां दी डैथ हो गई है ते दूसरी पार्टी प्रगट सिंह, जसपाल सिंह उन्हां दी भी आड़त ने। इत्थे इन्हां दी आड़त दी दाणे लाउण दी फड़ तो फड़ लांदे ने, इन्हां दी जगह वंडी हुंदी है, उन्हां तो झगड़ा होया, आपस च धक्का मुक्की होई ते वो झगड़े कारण एक दी डैथ हो गई। असीं वो इन्हां दे बयान लिख के खैरागढ़ जिले के छुई खदान थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रार्थी ने थाना छुई खदान में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक अज्ञात युवक बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू की और विशेष टीम की गठित की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नाबालिग को बालाघाट और सिबरी क्षेत्र में छुपाकर रखा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और पीड़िता को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी कृष्णा कुमार परते ने उसे नाबालिग जानते हुए प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट की धारा 6 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। एजुकेशन लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं बना है। हाँ, टूट रहा है अपने से। लगभग वही 10 लाख आसपास, 15 लाख का तो है लेकिन नहीं बना है उतना। 15 कितना लगभग का बना होगा? वही ज़्यादा से ज़्यादा 10 आसपास का। कम का बना होगा तो क्या कहिएगा, 10 लगभग मान के चलिए। हाँ, थोड़ा ऊंचा भी होना था, थोड़ा सा। बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नटवर नगर में पुलिया निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से बन रही इस पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया इतनी कमजोर बनी है कि उसे हाथ लगाने पर ही निर्माण सामग्री राख की तरह झड़ने लगती है। इससे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कुसमी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक पांडे ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होती है या फिर मामला दबा दिया जाता है। बलरामपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर शिकायत गर्मा गई है। सामरी की
विधायक उद्देश्वरी पेकरा ने राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बताया जा रहा है कि एक निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में एसडीएम और तहसीलदार के अनुपस्थित रहने से विधायक नाराज हो गईं। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग की। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो वह अपने समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठेंगे। इधर कार्यकर्ताओं ने भी एसडीएम देवेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। इस घटनाक्रम के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। खबर देवघर से, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो बच्चों के बीच हुई इस झड़प ने एक मासूम बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे सभी घायलों के सिर में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। पीड़ित अकरम शेख ने बताया कि वे अपने घर पर मौजूद थे, तभी अचानक पड़ोसियों ने हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने रॉड से वार किया, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए और छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र स्थित मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार करीब 30 वर्ष पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा और दुकानों का निर्माण किया गया था। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत ग्रामीणों ने स्वयं मदरसा और 8 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद करीब 50 फीट ऊंची मस्जिद की मीनार को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मौके पर भारी पुलिस बल और आरआरएफ तैनात की गई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया है। साथ ही तहसील स्तर पर भी एक 9 सदस्यीय टीम को मौके पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और नाव के बिहार थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने वाला मामला फिर सुर्खियों में। थाना अध्यक्ष राहुल सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वह थाने के अंदर एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक को पीटते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। मौके पर दरोगा वीरेंद्र सिंह यादव भी दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में अब पीड़ित की सोशल मीडिया माध्यम से पक्ष सामने आया। पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उससे बिना किसी बड़ी वजह के प्रताड़ित किया गया। घटना के बाद पुलिस में हड़कंप है। विभागीय कार्रवाई न होने से चर्चा तेज हो गई है। कानून के रखवालों की इस तस्वीर ने व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है इसमें मामला ये है कि हम दुकान खोले बैठे हुए गाड़ी बना रहे थे, दुकान में कस्टमर की गाड़ी बना रहे थे और वीरेंद्र दरोगा 4 पहिया गाड़ी से आए, 100 नंबर पुलिस लेके आए, हमें अंदर बैठा के ले गई, गाली भी दे रही थी और फिर थाने ले गए और फिर थाने में बैठा दिया और गाली दे रहे हैं। और फिर मेरे से पूछा कि पैसा 10,000 रुपये लिया था। मैंने कहा लिया था, तो हमने कहा पैसे देने को इनको कहा था हमने कि पैसा दे देंगे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं रखा। हमारे भैया साहब ने बम्बई गए थे कि अभी पैसा भेज देंगे, महीना भर इंतज़ार कर लो। तो मैंने इनसे कह दिया पैसे दे देंगे और फिर भी ये राजेश महाराजपुर के नहीं माने, ये रिपोर्ट कर दिए। तब मुझे पुलिस उठा के ले गई और थाने में बैठा के घुटनों के बल मुझे पट्टा दिखाया और मारा पीटा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।